Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. हम लोग इस वीडियो में अपने पुरानी वीडियो की बात को आगे बढ़ाते हुए अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात खत्म करी थी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस के बारे में। हम लोग उसी बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं और मेरे सामने जो टॉपिक आज का पहले खुला हुआ है वो लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। मैं आपको एक बार रिवाइंड मोड पे ले जाऊं तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन पर मैंने अपना पिछला वीडियो एंड करा था। चलिए स्टार्ट करते हैं बात हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का वैसे मतलब क्या होता है? इट ऑर्डिनरली मीन यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर प्रॉफिट्स और रिटर्न्स। क्या मतलब होता है जी कि हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट या रिटर्न के लिए जो पैसा यूज कर रहे हैं उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने आप में बहुत बेसिक एक बात हो गई। ये बात क्या बोलती है कि अगर मैंने जो पैसा लगाया उस पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, जितना रिटर्न मिलेगा उसे मैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बुला दूंगा। ये हम कैसे कर सकते हैं? दिस कुड बी डन बाय क्रिएटिंग अ फिजिकल एसेट विद द मनी एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और परचेसिंग शेयर डिबेंचर और सिक्योरिटी। मतलब मैं दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या तो मैं कोई एसेट वगैरह खरीद लूँ या फिर मैं कोई सिक्योरिटी खरीद लूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि पहली बात, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो मेरे होते हैं वो ये इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हैं ये दो पार्ट में काम करेंगे। पहली बात तो ये काम करते हैं कि मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है। इनका मेन पर्पस क्या है? पर्पस ये कि मुझे रिटर्न लेनी है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे काम करेंगे? ये काम करेंगे या तो मैं कोई फिजिकल एसेट खरीद लूँ। फिजिकल एसेट का मतलब क्या हो गया कि मैं खरीद लूँ कोई अपना मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब कुछ मैं खरीद लूँ, या फिर मैं कोई सिक्योरिटी खरीद लूँ तो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट या तो फिजिकल एसेट से होगी या फिर सिक्योरिटी से होगी और मेन पर्पस क्या है? रिटर्न कमाना। This could be done by creating physical asset या फिर सिक्योरिटी। अब कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार परचेसिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कि बिल्डिंग, हम लोग कई बार ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं। तो हम लोग को ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना होता है कि हम लोग अपना जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले वो इस पॉइंट से लें कि उसमें जितना लगाया है पैसा उसका रिटर्न उससे ज्यादा ही रिटर्न मिले। रिटर्न हमेशा अमाउंट इन्वेस्टेड से ऊपर ही होना चाहिए। ये हमारा पहले मेन पर्पस होता है। एक इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लोज फ्रॉम वन टाइप ऑफ बिजनेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन और कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी ऑफ अ कंसर्न आर परचेज्ड और सोल्ड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर और लोअर प्रॉफिट्स और गेन्स। हाउएवर, अगर हम एक फर्म के बारे में बात करते हैं तो एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि क्या एक्टिविटी और रिसोर्सेज फर्म के हम लोग को चैनलाइज कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम लोग को इंटरेस्ट का ये होता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर। थोड़ा सा ये बात ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम लोग थोड़ा उसको सिंप्लीफाइड मैनर में बात करते हैं। तो कहा ये गया कि मनी फ्लोज जो भी हमारे चल रहे हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो डिपेंड करेंगे बिजनेस की दो चीजों पर। पहला तो बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, जो प्रॉफिट कमाया वो हमारे लिए मनी फ्लो है। दूसरा कि कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है, कि हमारी जो सिक्योरिटी हम बेचते या खरीदते हैं वो हमारा कैसा चल रहा है। तो मैं अगर ये बोलूँ कि किसी भी बिजनेस की जो मनी फ्लोज है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा सिंप्लीफाई कर मैं बोलता हूँ किसी भी बिजनेस की मनी फ्लोज जो होते हैं ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक प्रॉफिट्स पे और दूसरा गेन्स पे। जो इनफ्लो आ रहा है मनी का वो प्रॉफिट या गेन पे डिपेंड करेगा। प्रॉफिट रिकरिंग नेचर के, रेगुलर नेचर का जो कमा रहे हैं, और गेन जो हमारे पास सिक्योरिटी से जो असेट अगर हमने महंगे पे बेच दिया तो हम लोग ऐसे गेन बुलाते हैं। ये एक नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, लेकिन ये भी हमारे इनफ्लोज के अंदर काउंट करी जाती है। अब अगर जो भी इनफ्लो आया तो फाइनेंस मैनेजर को ये देखना है कि इन इनफ्लो को वो कहाँ चैनलाइज करे, कहाँ पर लेकर जाए। अब इस डिसीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? हमारा फाइनेंशियल डिसीजन बुलाते हैं। जैसे मार्केटिंग मैनेजर जो है, ठीक है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो उसको एक नया शोरूम चाहिए, एक प्रोडक्शन मैनेजर को एक नई मशीनरी चाहिए, पर्सनल मैनेजर को अच्छी वेजेस वाले लेबर चाहिए जिससे एफिशिएंट प्रोडक्शन हो। ओवर द टॉप मैनेजमेंट को क्या चाहिए? अगर टॉप मैनेजमेंट को न्यू एरिया ऑफ प्रोडक्शन खोलना है, वो कुछ एनहांसमेंट करना चाहते हैं बिजनेस में, ये सारे वेंचर जो हमारे प्रॉफिट बढ़ाएंगे पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। हेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात किसके लिए आ जाती है? ये आ जाती है फाइनेंस मैनेजर के लिए। जरा मैं इसके बारे में अगर आपसे बात करूं, मैं बहुत एक सिंपल आपके सामने एक एग्जांपल पहले उसके ऊपर उठाता हूं। मान लीजिए किसी भी एक बिजनेस ने साल के अंदर प्रॉफिट्स
एंड गेन्स को कमाया। ये प्रॉफिट और गेन हमारे पास इकट्ठे हो गए। अब इन प्रॉफिट और गेन्स को का ये जो इनफ्लो है, इन्होंने क्या इंक्रीज करा, इन्होंने मनी इनफ्लो बिजनेस में करा। अब ये मनी इनफ्लो सबसे पहले किसके पास जाता है, ये मैंने मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे एक फाइनेंस मैनेजर के पास ही मनी इनफ्लो आ गया। अब ये फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कि वो इस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करेगा। अब अगर मैं यूटिलाइजेशन के बारे में बात करूं तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि हमारे सामने एक हमारा प्रोडक्शन मैनेजर खड़ा हो जो अपनी एक डिमांड लेकर खड़ा हो। सिमिलरली मैं कहता हूँ एक सेल्स मैनेजर खड़ा हो जो अपनी एक डिमांड लेकर खड़ा हो। मैं कहता हूँ मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर खड़ा हो, वो भी डिमांड लेकर खड़ा हो। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट अपनी अलग एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही है। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे काम करेगा, फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे काम करेगा, यहाँ पर इन्हें ये डिसाइड करना होता है। इन चार प्रपोजल्स को एक फाइनेंस मैनेजर को पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वो इवैल्यूएट करेगा कि इनमें से असल में किसको कितने पैसे की जरूरत है। क्या मैं सिर्फ एक को पैसा दूं या मैं अलग अलग पैसा बांटूं, क्या इनका प्रोजेक्ट वर्थ इट है, क्या इनको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और कितने पैसे से सबसे ज्यादा रिटर्न हमें कहां से मिल सकता है। एक फाइनेंस मैनेजर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया गया अब उसे खर्च कैसे करा जाए। पहली बात तो पैसा आना, फिर पैसे को खर्च करना इस तरीके से कि सबका काम चलता रहे, कोई भी नाराज ना हो। तो ये सबसे बड़ा काम होता है। तो एक प्रपोजल छोड़ के बाकियों को एक्सेप्ट कराना या एक को एक्सेप्ट करके बाकियों को छोड़ना, ये सब दिमाग उसी को चलाना पड़ेगा। तो कैपिटल बजटिंग एक मेजर एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, मेकिंग प्रोसेस का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हमारी प्रोसेस होती है इसके अंदर हम लोग कैपिटल बजटिंग को कंसीडर करते हैं एक सिनोनियम की तरह इन द बिजनेस वर्ल्ड। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल डिसीजन को एक ही वर्ड में बुला लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये डिसाइड करता है कि आज अगर मैं कैपिटल असेट को, आज अगर मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ तो उससे मुझे कितना रेवेन्यू मिलेगा अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए, मैं कितना कमा पाऊंगा कि मेरे खर्चे कवर हो जाए। शायद आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने बात सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से कि गाड़ी लेना तो सफेद हाथी पालने जैसा है। शायद अगर आपने कभी बात सुनी, ये व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी पालना। क्या होता है सफेद हाथी? कहते हैं उसको हाथी पालना जैसा। अगर मैं बोलूँ कि एक गाड़ी लेना हाथी पालने जैसा है, तो हाथी बेसिकली एक्सपेंसिव बहुत होता है, उसकी मेंटेनेंस खाता बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। आज अगर मैं एक बिजनेसमैन की तरह सोचूं और मैं कहूं कि मैं कार ले रहा हूं, देखो एक बहुत जनरल, मैं आपको एक फाइनेंस का डिसीजन लेके बताता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने बहुत एक जनरल फाइनेंस का डिसीजन एक आपके सामने आपसे शेयर करता हूं। मान लो दो तरह के लोग हैं, एक है पर्सन ए, ये नीले वाले कौन है? पर्सन है। और ये ऑरेंज वाले कौन है? पर्सन बी है। पर्सन ए के पास 10 लाख रुपए हैं, पर्सन बी के पास भी 10 लाख रुपए। अब एक्सपेंसेस कवर होने की बात कैसे करनी है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर्सन ए वांट्स टू बाय अ कार, पर्सन बी वांट्स टू बाय अ कार। पर्सन ए ने क्या करा? पर्सन ए ने जो एक कार खरीदी, जो उनको कार पसंद आई, वो कार 12 लाख रुपए की है। तो पर्सन ए ने क्या करा? पर्सन ए ने 10 लाख उनके पास थे, उन्होंने 2 लाख रुपए का एक लोन उठाया और 12 लाख रुपए की कार ले ली। उनको 12 लाख की कार लेनी थी, उन्होंने 12 लाख रुपए की कार ले ली। वहीं पर्सन बी ने क्या किया? पर्सन बी ने जो कार उनको पसंद, तो उनको भी 10 लाख की होगी, लेकिन उन्होंने एक 6 लाख रुपए की कार खरीदी। जो उनकी गाड़ी आई वो छोटी थी पर वो 6 लाख रुपए की थी, और इन्होंने बचे हुए 4 लाख रुपए सेव कर लिए। मैं कहता हूं उन्होंने इसको एक एफडी के फॉर्म पे, सेव की जगह मैं उसे इन्वेस्ट यूज करता हूं, इन्वेस्ट कर दिए। अब होगा क्या भाई? गाड़ी तो आ गई, अब गाड़ी के खर्चे, सबसे पहले तो उसमें फ्यूल डलेगा, पेट्रोल या डीजल, उसके अलावा उसका इंश्योरेंस होगा, उसकी सर्विसिंग होगी, ये सब खर्चे तो गाड़ी की, जितनी बड़ी गाड़ी उतने ज्यादा खर्चे। भाई अगर बड़ी गाड़ी है तो इम्प्लाइड है कि वो ज्यादा खर्चे खाने वाली, और अगर छोटी गाड़ी है तो इम्प्लाइड है वो कम खर्चे खाएगी। भाई बड़ी गाड़ी के सर्विस कॉस्ट भी महंगी होगी, उसके पार्ट्स भी महंगे आएंगे, छोटी गाड़ी के सस्ते आएंगे। पर्सन ए को अब पहली बात तो एक इंटरेस्ट कॉस्ट कवर करनी है 2 लाख रुपए के लोन की। इसके अलावा गाड़ी के रनिंग एक्सपेंसेस को मेंटेन करना है,
इसके अलावा गाड़ी के स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस वगैरह को मेंटेन करना है, तो इनके लिए तो ये बहुत ही महंगा सौदा पड़ा। पर्सन बी ने क्या करा, उनको जो एफडी से इंटरेस्ट आया उन्होंने उसी इंटरेस्ट से गाड़ी के सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करना स्टार्ट कर दिया। भाई पेट्रोल का खर्चा भी वहीं से निकल आता है, उसके अलावा अगर हम बोले कि गाड़ी के बाकी जो खर्चे हैं, इंश्योरेंस है, सर्विसिंग है, वो सब उसी सेविंग से निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इस पर्सन ए और बी में समझदार कौन, तो आप किसे बोलोगे? इंप्लाइड है, आप बोलोगे सर बी जरा समझदार है, वो बिना किसी टेंशन के कार चला तो ले रहा है, पर्सन के पास गाड़ी तो बड़ी है, पर क्या वो इतने खर्चे झेलने के लायक उसकी रेगुलर इनकम है? बच्चों यही बात एक फाइनेंस मैनेजर को यहाँ पर करनी पड़ती है। उसे सिर्फ असेट नहीं लेना है, उसे ये भी देखना है कि असेट से फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, कितने रेवेन्यू वो जनरेट कर सकता है अपने असेट से अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए। ये सबसे बड़ा एक कैपिटल बजटिंग का डिसीजन होता है। सबसे पहले तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना, फिर उसके ऊपर के खर्चे देखना। अब अगर वो उससे ज्यादा का रेवेन्यू कमा पा रहा है तब तो असेट लेने का फायदा है, वरना उस असेट लेने को फायदा नहीं है। जब मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि फाइनेंस एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट रखता है, तो एग्जैक्टली फाइनेंस यहीं पर एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट रखता है। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद मेरे सामने पॉइंट आता है, एज सच इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न विद द चॉइस ऑफ एक्वायरिंग रियल एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर मेकिंग सच a choice consideration of certain aspect is essential, that is need of investment factor affecting decisions, investment decision। वही बात घुमा के बोल रहे हैं, कई तरह के ऑप्शन लेने पड़ते हैं। मैंने आपको वही बात एक छोटे से एग्जांपल में आपको मैंने समझा दी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेसिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अगर हम लोग ये बात करें कि कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को हम लोग को देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो सबसे पहले तो आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। एग्जिस्टिंग डिमांड को पूरा करने के लिए हो सकता है हम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़े, हम लोग को एग्जिस्टिंग एसेट को हो सकता है रिप्लेस करना पड़े, हम लोग को अपने चॉइस ऑफ इक्विपमेंट को रीएस्टैब्लिश करना पड़े। हम लोग ये देखें कि हमारे एसेट की क्वालिटी या टेक्नोलॉजी अब उतनी अच्छी नहीं जो बाकी कॉम्पिटिटर्स की चल रही है, तो या तो अपने एसेट्स को एक्सपैंड करोगे, या आप उसे रिप्लेस करोगे, या आपको लगा कि वो क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है, या आप उसे रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल इन अनदर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, या हो सकता है आप अपनी जो आप करंट प्रोडक्शन कर रहे हो उससे ज्यादा कुछ अलग प्रोडक्शन करना चाहते हो। मान लो अभी तक आप पेपर प्लेट्स बना रहे थे, आपको तो मुझे पेपर ग्लास भी बनाने हैं, तो वो पेपर प्लेट वाली मशीन से पेपर ग्लास नहीं बन सकता, तो आप पेपर ग्लास की एक अलग मशीन ले रहे हो। या फिर अब अभी तक 10,000 पेपर प्लेट बना रहे थे, आप बोलोगे मुझे 20,000 बनानी, तो आपको एक और मशीन ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है। रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग मशीन का हो सकता है, एक्सपेंशन नई मशीन का भी हो सकता है, किसी और बिजनेस वेंचर में भी आप जा सकते हो, या अगर आप कभी मर्जर, एक्विजिशन या रीऑर्गेनाइजेशन या रिहैबिलिटेशन करते हो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो कैपिटल बजटिंग का मतलब कि आपके जो रेवेन्यू आए वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा आने चाहिए। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कितना लोन का इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इसे लेते हो। और आपके तो सर अपने खुद के फंड्स लगा रहे हैं, तो बच्चों खुद के फंड्स लगाओगे तब भी उसकी भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, सबने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। देन रिस्क मेजरमेंट का यहाँ पर मतलब क्या हो गया, कितना रिस्की रहेगा, क्या ये चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी, कितनी लिक्विडिटी रहेगी करंट एसेट्स पे। देखो कई बार क्या होता है, मशीनरी तो बढ़ा ही रहे हो लेकिन उसके साथ आपको अपने इन्वेंटरी लेवल्स को भी फिर बढ़ाना पड़ेगा, आपके डेटर भी उतने बढ़ेंगे, तो क्या आप उतना ज्यादा पैसा, आपके क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, डेटर भी बढ़ रहे हैं, इन्वेंटरी भी बढ़ रही है, तो क्या आप अपने करंट एसेट पे इतना इन्वेस्टमेंट करने को भी रेडी हो, हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है। देन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बिजनेस फेलियर एंड रीऑर्गेनाइजेशन। आप एक्सपैंड करो बिजनेस को या कॉन्ट्रैक्ट करो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके बिजनेस का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देन या क्या आप हायर या लीज पे एसेट ले सकते हो, आप क्या खरीदो या किराए पे ले लो, क्या ज्यादा ऑप्शन अच्छा है हमारे लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सब फैक्टर्स जो है बेसिकली हमारे फ्यूचर अर्निंग, आज का पैसा और कई चीजों पर हम लोग पर इफेक्ट डालते हैं। पूरी रीडिंग करने की आपको भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको समरी बता दी है, इतनी समरी बहुत है आपके लिए। देन मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूंगा फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखो इसमें सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में फर्क क्या है। हम लोग लेमन लैंग्वेज में हर डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन ही बुला देते हैं, पर हाँ फर्क एक ये आता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एसेट से डील करता है, पर फाइनेंसिंग डिसीजन उससे थोड़ा बड़ा है।
ये असेट से नहीं, ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट डालता है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन एक नेक्स्ट स्टेप होता है। आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अब आता है कि आपकी बैलेंस शीट कैसी लगेगी। बेसिकली बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट डालेगा आप फाइनेंस कहाँ से ऑब्टेन करने वाले हो। आप शेयर होल्डर से शेयर इशू करवाओगे, आप शेयर इशू करके शेयर होल्डर बनाओगे, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाओगे, या डिबेंचर इशू करोगे, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर जाकर लोन लोगे, या बैंक के पास जाकर लोन लोगे, या आप शॉर्ट टर्म लोन लोगे कि आप लॉन्ग टर्म का लोन लोगे। आपको कई तरह की बातें यहाँ पर समझनी पड़ती हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस कंसर्न होते हैं विद द प्रीडिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच फंड्स to procure from among the various avenues available। कितना फंड आप प्रोक्योर करोगे, अलग अलग एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एफर्ट्स हम लोग को ये बनाने हैं कि हम लोग एक ऑप्टिमल फाइनेंसिंग मिक्स बना लें एक पर्टिकुलर कंपनी के। ऑप्टिमल मतलब जिसमें सब कुछ मिल जाए। ये नेसेसिटेट्स करता है स्टडी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एज आल्सो शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट विद द फाइनेंसिंग प्लान्स ऑफ द कंपनी। अगर हम ज्यादा एडवांस कंपनीज के बारे में बात करते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिसीजन अगर हम आज के बारे में बात करते हैं, तो ये फुल्ली इंटीग्रेट हो चुकी है विद द टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी formulation via capital budgeting, long range planning, evaluation of alternative use of fund, establishment of measurable standard या performance in financial terms। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया बात को, थोड़ा सिंपल, फिर से जरा सिंपल मोड में बात करते हैं। आज की डेट में टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी हर चीज को पहले से कंबाइन करके चलती है। वो एक फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक साथ लेकर चलते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपको लंबे समय की प्लानिंग करनी है, आपको फंड्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस तैयार रखने हैं। मान लो हमने एक लोन लिया और मुझे पता चला कि वो असेट में पैसा लगाना फायदेमंद नहीं है, तो क्या मैं किसी और असेट में पैसा लगा सकता हूँ? क्या मैं कोई और ही पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो यहाँ पर हम लोग को दोनों बातों को साथ में समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों लिए गए थे? क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट कमाना था, पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पूरा करने के लिए हम लोग को पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल डिसीजन से आएगा। तो फाइनेंशियल डिसीजन एक तो पहले बात तो स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि पैसा इस रेट पर आना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस पैसे को बेस्ट जगह लगा देता है जिससे हम लोग प्रॉफिट को कमा सके। तो फाइनेंशियल डिसीजंस ज्यादा कंसर्न किस पे कि कॉस्ट ऑफ फंड कैसी रहेगी, proposals for capital using project be evaluated, और how far financing policy influence करेगी cost of capital, or should corporate funds to be committed with or withheld from certain purposes, and how expected returns on project be measured। तो किन किन बातों पर इसने ध्यान दिया? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ फंड पे ध्यान दिया इसने। फिर इसने क्या बोला? प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कैसे करना है, हम लोग किस प्रोजेक्ट को कितनी वैल्यू देने वाले, कि ये प्रोजेक्ट पे पैसा लगाए कि वो प्रोजेक्ट पे पैसा लगाए। देखो प्रोजेक्ट भी हमारे पास कई तरह के होंगे और पैसा तो लिमिटेड है, तो अगर पैसा हाथ में आ भी गया तो प्रोजेक्ट ए बेटर है, बी बेटर है, सी बेटर है, डी, तो इसका एक तरीका होना चाहिए इसको इवैल्यूएट करने का भी। इसके बाद किस हद तक हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, हम लोग किस हद तक अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखते हुए पैसों को अपने पास रखें या फिर लगाएं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो प्रोजेक्ट पे आएगा उसे कैसे मेजर करें। तो फाइनेंसिंग डिसीजन कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी मदद करता है। कॉस्ट ऑफ फंड और रिटर्न ऑफ फंड्स दोनों ये बता देता है, और उसी के बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैसे चल रहे हैं। फिर आता है ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड हैज बिकम अ न्यू कंसर्न फॉर फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड टॉप मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर। यहाँ पर नए मेजरमेंट जो हैं वो नए मेजरमेंट टेक्निक निकाली जाती हैं। हम लोग यूटिलाइजिंग कंप्यूटर्स, हैविंग एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन फॉर फाइनेंसिंग डिसीजंस। बोथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन जॉइंटली जो है वो हमारे इफेक्टिव वे होते हैं ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट यूनिट्स। नो डाउट कि ये डिसीजन अलग अलग हैं, बट वो कहीं ना कहीं दूसरों को अफेक्ट करते हैं। तो जो बात अभी मैंने आपको बोली वही बात वो भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि नो डाउट हमारे दोनों डिसीजन अलग अलग हैं, पर वो एक दूसरे पे अफेक्ट तो डाल ही रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जो मेरा एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन में मेन दो चीजों पर अफेक्ट डाल रहा है, एक रिटर्न पे और एक रेट पे। रेट मतलब कॉस्ट, रिटर्न मतलब कितना पैसा मिलने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए तो आप अपना कैपिटल बजटिंग डिसीजन लोगे कि कितना रिटर्न आया, कितना कॉस्ट लगा। ये रेट जो है बेसिकली, ये परसेंटेज जो है, ये हम लोग को हमारे फाइनेंशियल डिसीजन दे देते हैं। इसके अलावा
फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट पे बात नहीं करता है, ये हमारे फिक्स्ड नहीं खाली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर भी बात करता है। ये भी बताता है कि कितना पैसा हमारे असेट्स में, करंट असेट में, कितना पैसा करंट लायबिलिटी में ब्लॉक रहना चाहिए। बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये भी बता देता है कि कितने टाइम का क्रेडिट अलाउड होना चाहिए, कितने टाइम का क्रेडिट रिसीव होना चाहिए, कितने का हमारा स्टॉक लेवल में पैसा लग सकता है। ये सब बातें जो है ये हमारा फाइनेंशियल डिसीजन में दे देता है, जहां पे हम लोग अपने ऑपरेटिंग साइकिल की पॉलिसी लाइक डिस्काउंट कितनी हम अलाउ कर सकते हैं, ऐसी बातें भी हम लोग यहाँ पर पता चलती है। इसके बाद क्या बोला गया जी, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम लोग क्या एनालाइज करते हैं। एक तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, बेसिकली हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेजेस पे अपने यहाँ पर ध्यान देते हैं। और इसके अलावा शेयर होल्डर पे जब हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज पर भी ध्यान देते हैं। इसका मतलब अपने कंबाइंड लेवरेज पर ध्यान देते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन तक काम करता है, फाइनेंशियल लेवरेज जो हमारा वो शेयर होल्डर के अर्निंग पर शेयर पे काम करता है, और कंबाइंड लेवरेज दोनों चीजों का इकट्ठे उठा लेता है। पूरा चैप्टर आगे आएगा तब आराम से बात करेंगे इसके बारे में। फाइनली आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी द डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस एक और मेजर एरिया और ये आखिरी में लिए जाते हैं। इतना कुछ हमने करा, हमने कैपिटल पोजीशन डिसीजन लिए, हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो अपना लिया, फिर हमने जो फाइनेंसिंग डिसीजन लिया उसके थ्रू हम लोग को प्रॉफिट हुआ। अब हम लोगों पे ध्यान ये रखना है कि हम लोग प्रॉफिट को कितना रिटेन करेंगे और कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस यहाँ पर ये है कितना रिटेंशन और कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। जब मैं कहता हूँ रिटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात, तो यहाँ पर मुझे देखना ये पड़ता है कि इन प्रैक्टिस नंबर ऑफ फैक्टर जैसे कि हमारी मार्केट प्राइस, शेयर, ट्रेंड ऑफ अर्निंग, टैक्स पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर, कैश फ्लो पोजीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, फ्यूचर ग्रोथ, रिस्ट्रिक्शन, कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं आपको सामने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर पहले तो हम लोग को डिसाइड ये करना है कि मेरा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, मुझे कितना डिविडेंड पे करना है। कितना पे करना है किन चीजों पे डिपेंड करेगा। पहले तो हमारे अपने बिजनेस के ऊपर हमारा कैश फ्लो कैसा है, क्या हमें फटाफट कैश मिल जाता है या नहीं मिल पाता है। मिल जाता है तब तो डिविडेंड दो, नहीं मिलता तो कुछ पैसे को अपने पास बचा कर रखो। फ्यूचर में हमें पैसे की कितनी जरूरत पड़ सकती है, हम लोग को कितनी आसानी से लोन मिल जाते हैं, या फिर डिविडेंड टैक्सेबल है या नहीं है। इसके अलावा शेयर होल्डर हमारे कैसे, क्या वो डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं या वो एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर डिविडेंड देने से क्या हमारे शेयर के प्राइस पे कोई फर्क पड़ता है, पड़ता तो ठीक है, नहीं पड़ता तो अलग बात है। तो हम लोग को इन सब चीजों पे ध्यान देना है। इसके अलावा बोनस इशू और इंटरम डिविडेंड, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये तो हमारे सामने बात ही आई कि कैसे हम लोग के सामने कितने तीन तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। अब टॉपिक आता है डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन क्राइटेरिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव थ्रू इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका हमारे अंदर, हमारे पास कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। क्या रिटर्न कैसे मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करें, ये सारी बातें फिर से वहीं के वहीं आ जाती हैं। मेन क्राइटेरिया यही है। मैं सीधा मुद्दे की आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पर ना दो तरह के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जरा मैं उस पर बात करूँ। फेयर डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। बिगर एंड बेटर प्रिंसिपल, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू बर्ड्स इन बुश। पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं तो पहले लो, छोटे बेनिफिट को मत देखो। दूसरी बात, अर्ली बेनिफिट मिले प्रेफरेबल है, लेटर बेनिफिट मिले तो वो प्रेफरेबल नहीं है। कैसे रिलेट करा हमने इसको हमारे फाइनेंशियल डिसीजन से। दोनों प्रिंसिपल जो है वो एक ऐसी असम्पशन में बेस्ड है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो एक रियलिटी है। कहना बहुत आसान है कि जल्दी मिले तो ले लो, बाद में मिले तो रहने दो, पेशेंस मत रखो। इसके अलावा बड़ा मिले तो बेटर है, छोटा मिले तो बेकार है। तो अगर वो ये बात हम लोग अपने फाइनेंसिंग डिसीजंस पे लगाते हैं तो ये कैसे अप्लाई होगी, जरा इसके बारे में बात करते हैं। इन प्रैक्टिस ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, यहाँ पर तो बाकी चीज़ों को बिल्कुल कांस्टेंट रखा गया, पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग को कई एरियाज को देखना पड़ता है। हम लोग के पास कोई एक बात नहीं हम पीछे करते आ रहे हैं, हम लोग को कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लोगों को समझा पाना कि इस बार डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, अगली बार ज्यादा दे देंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। लोगों को ये बोलना कि डिविडेंड ज्यादा ले लो पर ग्रोथ कम हो जाएगी, ये भी बहुत मुश्किल होता है। हम लोग लोगों से डील करना है, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग तरह के पहले हेड लेकर चलते हैं। पहला हेड हम लोग लेकर चलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, दूसरा लेकर चलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस का। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम लोग प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल खाली करते हैं थ्रू बजटिंग प्रोसेस। हम एक बजट बना लेते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हमारे कैसे हम लोग के एसेट्स का रिटर्न हम लोग को मिलने वाला है।
कई टूल्स होते हैं इसमें, पे बैक पीरियड का, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है, एनपीवी मेथड होता है, हम उसमें आगे बात करेंगे। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात। अब कितनी चीजें इन पे इफेक्ट डालने वाली। पहले तो आता है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब क्या हो गया जी, यहाँ पर आता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन मेनी कॉर्पोरेट यूनिट्स, बिजनेस एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अर्जेंसी कैसे असेस होगा, सबसे पहले तो क्या ये प्रोजेक्ट अभी लेना जस्टिफाइड है, इसके ऊपर क्या इमीडिएट कंट्रीब्यूशन रहेगा फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और क्या ये हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। अर्जेंसी के अंदर हम लोग बेसिकली 3 बातें देख रहे हैं। पहली बात, क्या प्रोजेक्ट लेना जस्टिफाइड है आज के टर्म्स में। दूसरी बात, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। तीसरी बात और सबसे जरूरी बात, क्या मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। यहाँ पर हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। पे बैक पीरियड, अगर मैं एक लाइन बोलूं सब कुछ खत्म हो जाए, लगाया हुआ पैसा कब वापस मिल जाएगा, ये पे बैक पीरियड है। कितने वक्त में मुझे मेरा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट मुझे वापस से मिल जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे कब मेरे इनफ्लो के फॉर्म में मुझे वापस मिल जाएगा। रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, कितना लगा रहा हूँ और कितना मिलेगा। मैं बिल्कुल टिपिकल थ्योरी में यहाँ नहीं उतर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट ए पर अगर मुझे 10% का रिटर्न है और प्रोजेक्ट बी पर अगर मुझे 12% का रिटर्न है तो प्रोजेक्ट बी प्रेफरेबल है। बिगर एंड बेटर प्रिंसिपल यहाँ पे सीधा सीधा लग जाता है। ओके, अनडिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये क्या बोलता है, जरा इसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले बात तो अनडिस्काउंटेड रखा गया, मतलब हम लोग रुपए की वैल्यू को कम नहीं कर रहे हैं। ये क्या होता है, मैं आने वाले अपने वीडियोस में आपसे बात करूंगा बड़े आराम से, मतलब अभी आपके लिए आप इतना समझ लो कि आज अगर मैं कहता हूँ कि आज 1 रुपए की वैल्यू, आज 1 रुपया, तो अगले साल उसकी वैल्यू घट कर अगर मैं 10% का रिटर्न मानूं तो 90 पैसे रह जाएगी। ये कुछ ऐसा ही है कि एक जमाने में 50 रुपए में बहुत कुछ मिलता था, 50 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता है। तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से, रेट ऑफ रिटर्न्स की वजह से कैसे रुपए की वैल्यू गिर जाती है, ये उसी के ऊपर ही बात है। तो ये रेशियो देता है एग्रीगेट बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे। बेनिफिट हमारे फेस वैल्यू पे रहते हैं। रेशियो में भी ग्रॉस और नेट, ग्रॉस वो तब कैलकुलेट होगा जब बेनिफिट विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन होंगे। थोड़ा टिपिकल बात ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, पर अभी हम इतनी बात कर सकते हैं कि ये हम लोग को खाली एक रेशियो बनाने को बोलता है कि कितना बेनिफिट मिला और कितना हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। अगर हमारा वो रेशियो 1 के ऊपर जा रहा है, बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, मतलब तो फायदेमंद है। 1 के नीचे जा रहा है तो हमारे सामने वो चीज़ बेकार हो जाती है। डिस्काउंटेड बेनिफिट, यहाँ पर बस वो लोग डिस्काउंट लगा रहे थे उसी बेनिफिट रेशियो में। फ्यूचर बेनिफिट को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे फोकस करते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको आज 10,000 चाहिए कि आपको 5 साल बाद मुझसे 10,000 रुपए चाहिए, चलो मैं 1 साल ही बोल देता हूँ, तो आप बोलोगे सर आज 10,000 दे दो। क्यों? 1 साल बाद 10,000 की वैल्यू आज के रेट के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ये उसी फंडा पे काम करता है कि हमारा वैल्यू ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग एज अ रुपी रिसीव्ड टुडे इज मोर इन वैल्यू देन द रुपी एट द एंड ऑफ ईयर। Besides, if the rupees invested today, it will fetch a return on investment and equivalent to ₹1। मतलब आज अगर मैं 1 रुपए को, भाई अगर आज मैं 10,000 रुपए को खाली छोड़ दूं, या मैं चलो 10,000 छोड़ू, मैं कहता हूँ अगर 1 रुपए को आज मेरी जेब में पड़ा है तो अगले साल में वो 1 ही रुपया रहेगा, पर 1 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी होगी। वहीं अगर आज मैं उसी 1 रुपए को इन्वेस्ट कर दूं, तो अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट में 10% का इंटरेस्ट रेट, तो अगले साल वो रुपया 1 रुपया 10 पैसा बन चुका होगा। तो रुपए की वैल्यू बढ़ती है और कम होती है इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग। ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड हम लोग को बुलाता है। देन कम्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड टर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या बोलता है? ये इंटरेस्ट फैक्टर रेशियो को ध्यान में रखता है, इंटरेस्ट को इस पे ध्यान रखता है। इट इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट। ये कैलकुलेट करता है रेट ऑफ डिस्काउंट जो इक्वेट करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट से। ये हमारे दोनों प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करता है। द क्राइटेरिया यूज्ड इन फाइनेंशियल डिसीजंस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट यूनिट कैन बी डिस्कस्ड सेपरेटली। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि इंटरनली हम कितना पैसा कवर कर पा रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। क्या बोला इसने? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पोरेट यूनिट कंटेन 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। पहला, ओनर का कैपिटल,
जो कि इक्विटी में आता है, और डेट जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी आर टैक्स सेविंग, इजियर टू सेल है, लोअर ऑफ कॉस्ट फ्लोटेशन है, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एडवांटेज ऑफ लिवरेज है। क्या क्या टर्म्स के मतलब है जरा मैं पहले मैं इस पे बात करता हूँ। जो फैक्टर रिस्पांसिबल है डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करने के लिए, क्यों हम लोग लोन लें, उसके हम लोग को कुछ फायदे मिलते हैं। पहली बात, लोन लेने पर टैक्स में छूट मिल जाती है, इंटरेस्ट को आप एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकते हो, आराम से मिल जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि इशू एक्सपेंसेस जो है शेयर में ज्यादा है, इसमें कम है, हम लोग को सस्ते रेट पर मिल जाता है। लिवरेज का एग्जांपल मिलता है, ये कैसे मिलता है प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। हमारे इक्विटी कंट्रोल हमारे हाथ से नहीं जाता है, हम लोग उसको जब चाहे रीपे कर सकते हैं। जब अगर कल को लोन का रेट महंगा हो भी जा रहा है तो हमारे पास पहले का है, तो हम लोग को कल को महंगे पे लेने की जरूरत नहीं, हमने आज अपने फंड्स को पूरा कर लिया। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लगाया हुआ पैसा ठीक है या हम बाहर से पैसा लेकर आए। सिंपली ये बात बोली उसने, हमारे लगाया हुआ पैसा ठीक है या हम लोग किस रेट पर बाहर से पैसा लें, क्योंकि इतने रेट पर तो हम लोग खुद भी अपने में यूज कर ले रहे, तो हम लोग कि इससे कम रेट पर लेना ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये हमारे सामने बात क्या आ गई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। अब हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं, पर मुझे लगता है पहले यहीं तक की समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं बात यहीं पर ही रोकता हूँ, और जो टिपिकल बात थी हमारी वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स और बाकी कुछ आसान बातें हैं, तो बाकी की बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं पर ही अपनी बात को खत्म करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वीडियो को लंबा करके आपको बोर करने का फायदा इस वीडियो में नहीं, थ्योरी है, थोड़ा आराम से चलना ही बेटर है। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए थैंक यू।